नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और उसके लिए हमारे कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। जी हां, पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में एक बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तान की। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो आइए सबसे पहले खेती किसानी के सेगमेंट में हम बात करते हैं एक कृषि मेले की। जी हां, खासतौर से अगर बात की जाए हरियाणा के गन्नौर क्षेत्र की, तो यहां पर एग्री समिट का आयोजन किया गया, जिसमें खासतौर से किसानों को न सिर्फ जानकारी दी गई बल्कि उन्हें बताया भी गया कि किस तरीके से वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं या फिर यूं कहें कि उसको दोगुना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी मेले से संबंधित हमारी ये खास रिपोर्ट। सिर्फ समिट पूरे भारत में किसानों का सबसे अच्छा आयोजन बना है, जहां हम मोटिवेटिंग थ्रू अचीवर्स करते हैं। इस बार भी 25 किसानों को कृषि रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। एक संस्था को हरियाणा किसान रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और उसके साथ साथ हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री मिली है। जितने भी सक्सेसफुल किसान हैं सबके स्टॉल यहाँ हैं, जितनी संस्थाएँ हैं उनके स्टॉल यहाँ हैं, जितनी कृषि विभाग की योजनाएँ सब यहाँ हैं। जो इनपुट का काम करते हैं उनके स्टॉल यहाँ हैं, जो आउटपुट का काम करते हैं उनके स्टॉल यहाँ हैं। ये बेहतरतम आयोजन है किसानों को प्रेरित करने के लिए और किसान भाई इससे बहुत आनंदित हैं, सीखते हैं। पहली बार खेती और किसान को अलग करके देखा है और पहले तो सारा इनपुट पर इसी पर जोर होता था, बीज खाद सस्ते कर दो किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार किसान को डायरेक्ट दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है और निश्चित रूप से तो शुरुआत है, इससे भी चीजें आगे जाने वाली हैं। हरियाणा सरकार के विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल गुर्जर ने हमें बताया। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास है कृषि मंत्रालय का और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है पहले तो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है और उन्होंने जो काम किया उसको देखने का मौका मिलता है सब किसानों को। इस प्रदर्शनी में पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार हमसे साझा किए। मैंने 2014 अगस्त 2014 से 5 पशुओं के साथ डेयरी स्टार्ट किया था। बाद में मैंने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से मिल्क प्रोसेसिंग की और पशुपालन की ट्रेनिंग ली और CIRB हिसार से पशुपालन की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाते हुए आज 5 से 55 पशु है मेरे पास एंड 24 प्लस मूरा की भैंस है एंड 16 प्लस की देसी गाय है। आज मैं MCOM की पढ़ाई भी कर रही हूँ और उसके साथ साथ मेरा डॉक्टरेट किया एजुकेशन में, उसके बाद 7 साल एसोसिएट प्रोफेसर जॉब किया। जॉब को छोड़कर खेती करना स्टार्ट किया। खेती करने का मेरा मेन मकसद यही था कि हर कोई अपने
माँ बाप के प्रोफेशनल को चुनता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, हर कोई बनता जा रहा है। किंतु मैंने सोचा कि किसान का बेटा खेती क्यों नहीं करता। इसी समय मैंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। स्टार्टिंग मैंने की थी 1 एकड़ से। आज मैं 7 एकड़ पॉली हाउस में खेती कर रहा हूँ और जितनी मुझे सैलरी मिलती थी वो अकेले को मिलती थी, मगर आज मुझे सैलरी भी कई गुना ज़्यादा मिल रही है। साथ ही साथ 22 लोगों को रोज़गार। भूमिहीन किसान होने के साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे ग्रुप में काफ़ी फार्मर जुड़े हुए हैं। उन फार्मरों से उनकी सब्जियां और फ्रूट लेके हम बर्फियां तैयार कर रहे हैं। बर्फियों के साथ साथ कैंडी तैयार कर रहे हैं, अचार तैयार कर रहे हैं, ताकि अपने साथ साथ भूमि जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रोडक्ट हम मार्केट में उतार सके। अपना प्रोडक्ट, मेरा भी गुजारा चलता रहे। तो देखा आपने किस तरीके से किसानों को जानकारी देने के लिए अलग अलग स्तर पर, हम कह सकते हैं, ना सिर्फ मेले बल्कि तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनका आयोजन किया जा रहा है। और अब अगर देखा जाए तो लगभग हर एक राज्य में इस तरह के जो मेले हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सके। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गाँव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन में। जी हाँ, खासतौर से अगर बात की जाए मधुमक्खी पालन क्षेत्र की, जिसके ज़रिए हम मान सकते हैं ना सिर्फ हमारा जो फसल उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो शहद के व्यवसाय में भी आगे बढ़कर आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। तो आइए जानते हैं सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं मधुमक्खी पालन और इसके ज़रिए कैसे आप अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं।
जो मधुमक्खी पालन एक्चुअली हनी से शुरू हुआ। हम हनी खरीदते थे तो हनी के बारे में सुना था, स्टोरीज थी, मिलावट है, अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग रेट्स हैं, तो समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हमने थोड़ी सर्वे की तो देखा कि लोग इसको शुगर बास्केट में, टोकरी के अंदर शुगर रख देते थे, कमर्शियल शुगर, और नहीं तो वो पॉलीथीन के अंदर शुगर सिरप बना के उसमें थोड़ी मोरिया करके अंदर डाल देते थे, जिन दिनों फूल नहीं होते थे, और ये उससे वो मधुमक्खी अपना जीवित रहती थी। दूसरा हमने ये भी देखा कि मधुमक्खी कौन सी फूल पे आती है, उसके हिसाब से हनी उसके हिसाब से बनता है, और उसमें फिर क्या गुणवत्ता आती है। तो ये हमने उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमने अपने आप मधुमक्खी पालन शुरू किया अक्टूबर 2017 में। तो हमने 10 बक्से से शुरू किया था, और मज़े की बात ये थी कि जब शुरू किया तो जो बी कीपर था उसने बोला कि आपको एक बक्सा 25 किलो देगा एक साल में, और 250 किलो आपको हनी एक साल में मिल जाएगा। तो हमने उससे पूछा मधुमक्खियाँ बढ़ेंगी या घटेंगी, तो उन्होंने बोला 1 या 2 बक्से से बढ़ जाएंगी दिसंबर 2018, 12 से 15 महीने के अंदर। तो जब हमने मधुमक्खियाँ रखा तो हमारी तब अरहर थी, उसके बाद मस्टर्ड आई। तो हमने देखा अरहर मस्टर्ड में भी हमारे बहुत ईल्ड का फ़र्क आया। जब ईल्ड का फ़र्क आया, और वो एक फीलिंग आपको नहीं बता सकते, जब हम देख रहे थे कि मस्टर्ड फील्ड में हमारी मधुमक्खी बैठी है, सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी, और हमको ऐसा लग रहा था कि 10-15% हमारी ईल्ड बढ़ गई है। हमने कुछ उसको तोला नापा नहीं, बट एक फील थी। बी मरती क्यों है? अगर हम पूरा ही हनी निकाल लेंगे तो बी क्या खाएगी? जो हनी है वो उसका खाना है। बी का मेन रोल है पॉलिनेशन का। अब वो एज्यूम करिए, हम जो सोच रहे हैं कि 15 से 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए फसल के अंदर, ईल्ड के अंदर, वो अभी हमने लास्ट ईयर फील किया, नापा नहीं, अब हम नापेंगे भी इस साल। परंतु हनी जो आप पूरा निकाल देंगे तो आपकी बी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, बी कॉलोनी बढ़ेगी नहीं। तो आप इस वक्त इस सूरत से भी देख सकते हैं कि आज हमारे 10 बक्से थे अक्टूबर में, आज हमारे पास ऑलमोस्ट 40 बक्से हैं, 30 बक्से बढ़ गए। तो ये हमारी एक कॉलोनी बढ़ गई। अब इसका हम फ़ायदा अगले साल उठा सकते हैं, या इस विंटर्स में उठा सकते हैं जब फूल थोड़े ज़्यादा होंगे, या अगले स्प्रिंग में उठा सकते हैं। तो अभी इसका जो कमर्शियल फ़ायदा डायरेक्टली हनी के थ्रू कम देखा जाए, पॉलिनेशन के थ्रू ज़्यादा देखा जाए। और वो भी जो हनी जो वो आएगा हनी, उसकी अलग से वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इसका जो जिसका जो नेक्टर और पोलन जिससे लेते हैं, वो फूल कहाँ से है? वो ऑर्गेनिक है, वो जैविक है। तो उसका पोलन और नेक्टर भी जैविक हुआ। उसके अंदर जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स आते हैं वो आपके हनी में आ जाएंगे। अभी उसके बाद फिर हमने करंटली हमने देखा कि कौन से फूल लगाएं, तो हमने गेंदा उगा दिया। गेंदा के बाद ऑल्ड इतने सारे फूल है, गार्डन नर्सरी में गए, सारे उठा के लगा दिए विदाउट अ थॉट, कोई सोच के बगैर, चली फूल है। और जो बड़ा फूल है सूर्यमुखी, वो भी लगा दिया। हमारे यहाँ खेत के अंदर सूर्यमुखी लगा हुआ है, और उसको भी डेफर करके लगाया कि आज इसमें सूर्यमुखी में फूल है, महीना डेढ़ रहेगा, तब तक दूसरा खेत आ जाएगा 1.5-2 बीघे का, उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तो जब तक अगला फूल नहीं आता, अगली फसल का फूल नहीं आता, तो इसको हमेशा जैविक खाना मिलता रहे, और ये कॉलोनी सर्वाइव कर जाएगी और बढ़ेगी, तभी आपको फ़ायदा आएगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, बी इसके अंदर अगर आप शुगर सिरप डालेंगे तो ना बी चल पाएगी, ना कॉलोनी बढ़ेगी, और ना वो हनी में तत्व आएगा, ना वो न्यूट्रिटिव कंटेंट आएगा। तो हेल्थ से भी बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। शुद्ध चीज़ है जो जा ही रही है, तो वो इसको ले रहे हैं, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गुणवत्ता है वो उनका कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स दिए, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग दी है कि हनी बिल्कुल ही अलग है। और ये प्रोसेस भी, इसमें कोई फास्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं है, वेरी सिंपल। जो पहले लोग करते थे, हीट किया, थोड़ा वैक्स ऊपर आया, वैक्स को हटाया, फिल्टर किया, और फिर उसके बाद सादा पैकिंग किया 250 ग्राम की बॉटल्स के अंदर, और लोगों को पहुंचा दिया। तो हमारे जो ऑलरेडी मार्केटिंग सेटअप है, तो हम उसके ज़रिए भेजते हैं। अभी तो हमारा इतना पूरा नहीं पड़ रहा कि हम डिमांड को फुलफ़िल करें। अगर शॉर्ट टर्म सोचे तो एकदम फुलफ़िल कर सकते हैं, सारा हनी निकाल लें, परंतु उसमें हमारी जो कॉलोनी है, बी कॉलोनी, वो नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे हम खेती बढ़ाते हैं, हमारे को बीज ज़्यादा चाहिए, तो हम मेन उसकी तरफ जा रहे हैं। तो बीज का फ़ायदा हमारे को, हमारी उपज जो है वो बढ़िया होएगी, वहाँ से एक कमर्शियल फ़ायदा आएगा।
तो जाना आपने मधुमक्खी पालन क्षेत्र की अगर बात की जाए, ना सिर्फ आप शहद प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं, बल्कि खासतौर से अगर हम देखें तो अपने फसल उत्पादन में भी आप वृद्धि कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जी हाँ, यानी जो हमारे पशुपालक हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है इस महीने, जिससे उनके जो पशु हैं वो निरोगी रहें। आइए डाल लेते हैं इस पर एक नज़र। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपके जो पशु हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत अच्छी रह सके। और इसी के साथ ही अब फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तान की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गांव किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको एक दास्तान हम दिखाते हैं कामयाब किसान की। जी हाँ, ये दास्तान जो है आपकी भी हो सकती है, और ये वो तमाम किसान हैं जो कोशिश करते हैं कि बाकी किसानों से एक कदम आगे निकल सकें, ना सिर्फ नई जानकारी को हासिल करें बल्कि जो नई तकनीक है जिसके ज़रिए कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, उस तकनीक का सहारा लेके और भी ज़्यादा जागरूक हो सकें। तो आइए आज भी एक ऐसी किसान की देखते हैं हम कामयाबी की ये दास्तान। हमारा परिवार 1947 में पार्टीशन के समय पाकिस्तान से, जबकि हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो पंजाब में आकर सेटल हुए। उसके बाद हमारी फैमिली यूपी में सेटल हुए, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। तो वहाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि हमारी पूरी की पूरी ज़मीन किसी झगड़े में निकल गई। तो हम एक लैंडलेस किसान तो थे, लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी किसान कहलाने के लिए। तो हम 1980 में यहाँ डिस्ट्रिक्ट पानीपत में हम यहाँ आके सेटल हुए। तो 78 में मैंने 8वीं पास किया था। तो उसके बाद परिवार को वहाँ से ये जगह बदलने का हो गया, तो आगे नहीं पढ़ाई कर पाए। तो ऐसे हालात बने कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो यहाँ आकर के हमने जो बिल्कुल नेगलेक्ट ज़मीन थी वो 5 एकड़ 6 एकड़ के करीब हमारे पूर्वजों ने यहाँ ख़रीदा, लेकिन उसमें कुछ उत्पादन नहीं होता था। तो जब उत्पादन नहीं होता था तो परिवार में खाने की काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने पशुपालन से काम स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग पे मैं पशुओं को चराते थे, तो उसका दूध बेच के गुजारा करते थे। तो उस 5-6 एकड़ जो ज़मीन हमारी बंजर थी, हमने उसको जो करनाल में CSSRI है उसकी मदद से उसकी जानकारी लेकर के हमने उसको डेवलप किया। उसमें जिप्सम वगैरह डाल के जो पूरा कलर था, जिसको देसी भाषा में कहें या सैलिनिटी वाली मिट्टी थी, उसमें कोई घास फूस भी उसमें नहीं कोई उगता था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो मिट्टी को हमने एकसार करके डेवलप किया। तो तकरीबन 84-85 में जा कर के हमारा उत्पादन उसमें शुरू हुआ। तो फर्स्ट उत्पादन हमारा जो 13 बंडल, जैसे गठड़ी सिर पे उठाते हैं ना, 13 गठड़ी गेहूँ का उत्पादन हुआ हमारा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको ज़मीन को हमने समतल किया। तो पशुपालन में, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि 87 में हमारी एक भैंस जो है सांप निकल गई। तो सांप उसके पेट में चला गया, तो उसकी वजह से उसको ब्लड हेमरेज हो गया। तो मैंने डॉक्टर उसको बुलाया, तो बोले कि इसको पॉइजनस हो गया है। तो इसका काफ़ी दवाइयाँ मंगाई और बोले कि होपलेस केस, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो वो छोड़ के चले गए। तो मेरे को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 8वीं तक मैंने पास किया, तो मेरा बचपन में मेरा सपना था कि पशुपालन का डॉक्टर बनने का, लेकिन हालात कुछ और के और किसी जगह पे ले गए, नहीं बन पाए।
लेकिन मेरे पास बुक्स काफ़ी थी। पशुपालन का धंधा करते थे तो पशुपालन की जानकारी के लिए मैंने काफ़ी बुकें रखी थी। तो उसमें मैंने बुक पढ़ी और उसके हिसाब से मैंने उसका अपने आप से जो डॉक्टर लेके आए थे इलाज करने के लिए, मैंने खुद से ही उसको हैंडल किया। एक क्रोमोस्टेट इंजेक्शन होता है जो ब्लड सेल को टूटने से रोकता है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि कितनी डोज देनी है मैंने, लेकिन वो लगा दिया। बार बार मैं उसको रिपीट करता रहा। जो ट्रीटमेंट मैंने दिया उसको, तो अचंभे वाली बात हुई कि वो भैंस मेरी बच गई। भैंस बच गई, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। तो तीसरे दिन मैंने डॉक्टर को, उन्हीं को फिर मैंने संपर्क किया कि वो उसमें से बच्चा पेट में से निकालना है। तो वो डॉक्टर मेरे को बोला रहा तेरी खोपड़ी घूम गया है, वो भैंस कैसे बच गया, दूसरा भैंस होगा कोई। लेकिन जब उन्होंने आकर के देखा तो काफ़ी अचंभित हुए। तो मेरा नाम उन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी के लिए भेजा। तो 1987 में सितंबर महीने में जो वहाँ मेला लगता है तो वहाँ मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ से मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला, जिसमें मेरे को 6 गिलास और 1 जग इनाम के तौर पे मिले। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया। तो ऐसे घूमते घूमते हम 90 के आसपास दशक में हम IRI में आए। तो जहाँ से हमें वैरायटी मिली पूसा बासमती 1। उसके बाद पहले हमने, जैसे मैंने बताया, जो 6-7 एकड़ हमारा खेत बन गया था, 5 एकड़ की 6 एकड़ के आसपास, एग्जैक्ट 5.5 ऐसा ही था। तो उसमें से कुछ हम लीज पे लेके स्टार्ट कर दिया खेती करना। तो नॉन बासमती 1-2 साल ग्रो किया, फिर हम इसमें आ गए PB1 में। तो इसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो समय समय पर बीच बीच में हम, जैसे हमारे पास इनकम का कुछ सोर्स, थोड़ा पैसा बन जाता था। हमारे खेती के अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं था। परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई साइड बिजनेस नहीं था किसी तरह का भी। लेकिन इसी से कमाई करके हमने आहिस्ता आहिस्ता समय समय पर 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ ऐसे करके ज़मीन खरीदते गए। तो आज मेरे पास, मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि किसानी तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मेरे को खुशी है कि मेरी किसानी देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तो देखिए आपने कामयाबी की दास्तां। जाहिर तौर पर ये जो दास्तां है ना सिर्फ आपको बल्कि तमाम ऐसे हमारे किसान, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करती होगी। और यही एक सफल और ऐसे कामयाब किसान हैं जो लगातार बाकी किसानों को ना सिर्फ हम कह सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि अब यही बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।